हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पार्ट 4 में कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे, आइए वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में संयोजकता आबंध सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। दूसरा आपका जो थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे बेटा हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आज हम लोग इन्हीं दो सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप शॉर्ट में VBT लिख सकते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया की एक आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अनुसार बेटा होता क्या है कि सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं में केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। यानी जब हमारा केमिकल बॉन्डिंग ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, चाहे वो कोई भी तत्व A है और B है, उसके बीच अगर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड में जो भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे? हाफ फील्ड होंगे। वो कैसे होंगे? हाफ फील्ड होंगे। हाफ फील्ड का मतलब समझते हैं, एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल आपका फुल फील्ड कहलाता है। ठीक है, अदरवाइज आपका ऑर्बिटल क्या कहलाता है? हाफ फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समान स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाते हैं तथा उनका स्पिन भी एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह वो दिखने लगते हैं। आइए देखते हैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा। आप जानते हैं बेटा कि H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं ना। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा ना। इसी तरीके से बेटा दूसरे का भी वही ना होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का परमाणु है तो दोनों के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर नहीं करेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 1s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितना रख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो यानी अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में साझेदारी कर ले एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लाइक दिस। एक हाइड्रोजन, ठीक है, के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका आपस में क्या होगा बेटा? ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। जब ओवरलैपिंग होगा, ये आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा, और ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका कहाँ दिखाई देगा? इस ओवरलैप्ड एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, जिसको हम बॉन्ड लाइन से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? H, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? H2 परमाणु, सॉरी मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब इसी को हमने बताया कि जब हम इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैसे देखेंगे। उसको लिखने का तरीका बेटा बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि ये कौन सा शेल है? के शेल है, और ये भी कौन सा शेल है? के शेल है। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन को हम यहाँ रखेंगे। VBT, इसका VBT स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है,
VBT स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में, लाइए इसका कलर चेंज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। हाँ, VBT अकॉर्डिंग टू VBT एक हाइड्रोजन परमाणु है दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ 1s1 है, ठीक है, और इसका भी ऑर्बिटल क्या है, 1s1 है। ठीक है, इसका स्पिन ऊपर की ओर और इसका स्पिन नीचे की ओर। ओके है, ये कौन सा शेल है बेटा, ये इसका कौन सा शेल है, के शेल है। कौन सा शेल है, के शेल है। ठीक है, तो के शेल में जब इसके अलग अलग हैं तब तो इस तरह हैं, लेकिन जब इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक बॉक्स के भीतर इसको प्रदर्शित करेंगे। इसको एक बॉक्स के भीतर प्रदर्शित करते हैं और इसको ऐसे लाइन के द्वारा खींच देते हैं। तो दिस शोज द ओवरलैपिंग, ये क्या शो करता है, ओवरलैपिंग शो करता है। ठीक है, बाकी इसके जो एल शेल हैं, जो कि एल तो इसका पाया नहीं जाता है, एल इसमें नहीं पाया जाता, तो अगर हम फिर भी दिखाना चाहें तो 2s 0 दिखाएंगे और 2p के 3 बनाएंगे और वहाँ भी 2p 0 दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका L है। सिमिलरली इसका भी आप बना सकते हैं 2s एंड 2p, पर इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु का बनना अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया। ठीक है, समझ गए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं HCl का। ठीक है बेटा, HCl के बारे में भी हम उसी तरीके से बात करें तो हम जानते हैं बेटा कि HCl अगेन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 कन्फिग्रेशन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका आउटर शेल थर्ड है, इसका आउटर शेल फर्स्ट ही है। इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो डुप्लेट पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो आपस में शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते तो बहुत आराम से बना लेते हैं ना, लेकिन इसका वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl का हमें क्या बनाना है, वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख दिए और यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, क्लोरीन लिख दे रहे हैं। इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लिया आपने। अब हाइड्रोजन के सामने आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल लिखेंगे और क्लोरीन के सामने क्लोरीन का। तो बेटा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा है तो पहले हम क्लोरीन का ऑर्बिटल लिखेंगे। ठीक है, 1s 2s 2p 3s and this is your 3p। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है और ये आपका एम शेल है। ठीक है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन कर दें। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। क्लियर है। अब देखिए इसके ऑर्बिटल के, इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है pz है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है जो कि कैसा है, अनपेयर्ड है, और यही क्या करेगा,
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल बनाएंगे हम इसके सामने बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, इसके सामने बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे शो करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे। दिस इज बाय अ बॉक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक Cl2 का देख सकते हैं, है ना। Cl2 का देखना चाहें तो आइए उसको भी देख लिया जाए। आप क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनना है, ओके। सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स क्रिएट कर लेंगे, 2s 2p 3s एंड दिस इज़ योर 3p। फील कर दीजिए, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, ओके है। सिमिलरली इसके भी ऑर्बिटल को हम लोग फील कर देंगे, चूँकि सेम है, होमोएटॉमिक है, तो एकदम सामने सामने हम बना सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है ना। बस ध्यान क्या देना है, अगर पहले का हम एंटी क्लॉकवाइज बनाए हैं या क्लॉकवाइज बनाए हैं तो दूसरे का हमें कैसा बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा, ठीक है। दूसरे का हमें कैसा बनाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा, यानी इसमें आपका क्लॉकवाइज है तो इसमें ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसके बाद इसकी बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाएंगे, एक बॉक्स के द्वारा दिखा देंगे, ठीक है। दिस इज़ योर ओवरलैपिंग, ओके। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ के शेल एल शेल, और ये कौन सा शेल है आपका, एम शेल, ठीक है। ये आपका 1s 2s 2p 3s 3p, इसी तरह इसका भी है, ठीक है, समझ गए। गैप थोड़ा ज़्यादा रह गया। H2O का देख लेते हैं कैसे बनेगा। VBT के अनुसार H2O अणु का बनना, ठीक है। सेम तरीका इसमें भी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s1 वेरी सिंपल, ऑक्सीजन का कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p हाउ मच, 2p 6, ठीक है। तो 6 2 8 हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, तो ये क्या होगा, 2p4 होगा। p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ना इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका वायतम कोश 2 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। अब आइए इसकी वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बॉन्डिंग कैसी बनेगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्लियर है। अब आइए इसके ऑर्बिटल्स को बनाना है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को बना लेंगे। ऑक्सीजन का 1s थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो फिर फिल करने में दिक्कत होता है। 1s 2s 2p, ठीक है। 1s2 2s2 2p हाउ मच 4, ठीक है, 2p4, ठीक, समझ गए। ये आपका हो गया K, ये आपका हो गया L शेल, ठीक है। ये आपका है 1s, ये आपका है 2s और ये आपका है 2p, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक। अब आइए हाइड्रोजन का बना लिया जाए।
तो ओवरलैपिंग तो हमें यहाँ करानी है, तो इस एक हाइड्रोजन का हम इस p ऑर्बिटल के संग और एक हाइड्रोजन का हम इस p ऑर्बिटल के सामने बनाएंगे, ठीक है। और ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है। ये भी इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है। कौन सा शेल है, k है। कौन सा शेल है, k है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम कैसा डालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज है तो इसको हम कैसा डालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों डालेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद ये पेयरिंग करते हैं, युग्मित होते हैं, ठीक है। तो पहला बॉन्ड आपका HO ये बना और दूसरा बॉन्ड आपका HO ये बना, ठीक है। इस तरीके से आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दिखाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद बेटा हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक प्रॉपर्टी होती है किसी अणु या आयन की, वो होती है रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस या अनुनाद क्या है, अगर हमारा कोई भी अणु एक से अधिक लुईस संरचना बनाता है, एक से अधिक लुईस संरचनाएं बनाता है, तो ये सभी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। एक से अधिक लुईस संरचनाएं बनाता है तो ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं बेटा, ये संरचनाएं अनुनादिक संरचनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अनुनादी संरचनाएं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये बनती कैसे हैं, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये बेटा ड्यू टू ट्रांसफ़र या डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड, इसके द्वारा होती है। ये कैसे बनती हैं, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड या चार्ज, है ना। अलग अलग केसेस में दिखाई देता है। एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आप जानते हैं ओजोन के बारे में, O3 होता है इसका फॉर्मूला। ओजोन का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हम नहीं कह सकते हैं। ओजोन में बेटा होता क्या है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहता है, ठीक है। और अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका देखिए डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये चार्ज जहाँ था वहीं है और ये चार्ज यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स आप जैसे बनाए थे वैसे ही बना लेंगे, ठीक। तो ओजोन में ये क्या है, पहला और दूसरा 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 रिजोनेटिंग। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त कैसे हो रहे हैं, ये चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट होता है, तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड का जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीलोकेलाइज हुआ ये चार्ज और ये बॉन्ड, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से बाई डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर चार्ज हमारे एक से ज़्यादा लुईस संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें हम उस पर्टिकुलर
अणु के लिए उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बहुत ही आसान सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में, C6H6 बेंजीन का। बेंजीन का आप देखते हैं कार्बन कार्बन की एक हेक्सागोनल साइकिल होती है जिसमें हर कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो लगा होता है, ठीक है, लगा होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है डेफिनिट नहीं रहता। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये लगातार होता रहता है। आप सोचें कि ये स्ट्रक्चर सही है या ये स्ट्रक्चर सही है, आप नहीं कह सकते, दोनों सही है और ये आपस में लगातार रूपांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो सेम साइकिल आप बनाएंगे, लेकिन आपका बेटा जो डबल बॉन्ड का प्लेस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे हो गया, जहाँ जहाँ आपने लगाया था। बाकी हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड ये हैं, ठीक है। अब एक रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है ना। एक तो ट्रिपल लाइन से बताते हैं बराबर का बना के, इसको ये हेक्सागोनल साइकिल बना दिया और इसके अंदर ये एक डॉटेड सर्कल बनाया। ये डॉटेड सर्कल क्या बताता है बेटा कि ये जो 3 पाई बॉन्ड हैं, इन 6 कार्बन के बीच में क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर रेजोनेंस एंड ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होंड एंड मोलिकिन ने दिया था बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कुछ बातें कही गई जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। कहा गया कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं बेटा वो आणविक ऑर्बिटलों से बनते हैं। वैलेंस बॉन्ड ने क्या किया, परमाणु ऑर्बिटलों से बनते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनते हैं, ठीक है। और इन्हें हम सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों से निरूपित करते हैं, ठीक है। यानी बॉन्डिंग में कौन पार्ट ले रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है। नया कंसेप्ट, अभी तक आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा था, अभी आपको क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेगा आगे देखते हैं। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता कैसे है, होता ऐसे है बेटा कि किसी भी परमाणु के संयोजी कक्ष में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अलावा जो निचले स्तर पे भी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जितने भी, चाहे वो बॉन्डिंग में पार्ट लें या ना लें, वो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या यदि n है तो वो आपस में मिलकर नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं और उनकी भी संख्या कितनी होती है, n होती है। लेकिन ये जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं बेटा वो समान ऊर्जा स्तर के नहीं होते हैं, समान ऊर्जा स्तर के नहीं होते हैं। उसमें से हाफ जो होता है उसे हम निम्न ऊर्जा स्तर का ऑर्बिटल होता है जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। इसी तरीके से नेक्स्ट हाफ जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका ऊर्जा स्तर उच्च होता है, वो हाई एनर्जी का होता है, उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई के नाम से लिखेंगे। एंटी बॉन्डिंग में है तो स्टार के साथ, बॉन्डिंग में है तो बिना स्टार के। देखेंगे आगे कैसे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक नहीं होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं। उनका एक ही सेंटर होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे कैसे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा उसको सेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार ही भरेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि परमाणु के प्रथम कोश की अगर हम बात करें
तो वो होता है आपका K। क्या होता है? K। उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो K के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बेटा हम AO से दिखाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम MO से दिखाएंगे। AO के द्वारा MO कैसे बनेगा, है ना, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोश में सिर्फ और सिर्फ कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? 1s कहते हैं। कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो अगर एक परमाणु है तो उससे बंध बनाने के लिए हमें दूसरा परमाणु भी तो चाहिए, उसका भी 1s है। ठीक है, अब ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? AO हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ये है और एक ये है। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हुए? टोटल कितने हुए? 2। तो ये दोनों आपस मिलके नए 2 बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनकी भी संख्या 2 होगी, जिसमें से एक जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। फिगर में कैसे दिखाएंगे बेटा? फिगर में ऐसे दिखाएंगे। यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल वाला एक बना देंगे, जस्ट लाइक बोट, जैसे आप बोट बना रहे हो, है ना, बोट जैसी संरचना है। ठीक है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया, सॉरी बॉन्डिंग हो गया, लोअर एनर्जी लेवल का है, बॉन्डिंग हो गया। इसी के सामने दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो ये कौन से ऑर्बिटल हो गए? एमोज हो गए। कौन से ऑर्बिटल हो गए? एमोज हो गए। ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। AMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चूँकि 1s है, चूँकि ऑर्बिटल आपका 1s है, इधर भी 1s है, s से बन रहा है, तो s ऑर्बिटल हमेशा कैसा बनाता है? बॉन्ड, सिग्मा बंध बनाता है। तो इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s। और इसका नाम क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। 1s ए भी है, 1s ए भी है, 1s ए भी है, 1s ए भी है। अंतर क्या है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो सिर्फ 1s होता है, लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वैसे ही इसके संग बंध का प्रकार जुड़ जाता है। अगर बॉन्डिंग में है तो बिना स्टार के, अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो स्टार के साथ। क्लियर है? ओके है, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय कोश के बारे में बात करें तो द्वितीय कोश में बेटा आप जानते हैं 2s और 2p 2 प्रकार के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और सभी का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है, ये आप जानते हैं ना। 2s का एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा देन 2p। 2s का एनर्जी लेवल कम होगा देन 2p, देन 2p। 2p के कितने आपको मिलेंगे? 3 मिलेंगे। कितने? क्योंकि 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं आप जानते ही हैं, 3 होते हैं। इसी तरीके से दूसरे का भी बना लीजिए आप। ये हो गया आपका 2s, ये हो गया 2p। इसमें मान लीजिए ये है आपका, थोड़ा और क्लियर लिखना होगा मुझे, px, py, pz। ओके है, ये आपका 2s। ठीक है, इसमें भी हम बना देते हैं 2p। देखिए सामने सामने बनाइएगा। ओके, इसका भी आपका नाम क्या है? 2p, 2p, px, py, pz, ये है आपका 2p। ठीक, क्लियर है इतना? समझ रहे हैं? ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके क्या हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल से आपका 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा जो कि हाई एनर्जी लेवल का होगा, और दूसरा आपका बॉन्डिंग सिग्मा जो कि लोअर एनर्जी लेवल का होगा, BMO, AMO। नाम क्या है? 1, पहले नीचे का लिख लेते हैं, सिग्मा 1s,
सॉरी 2s, और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा आपने 1s का बनाया था। अब बेटा px py pz में होता क्या है कि pz का एनर्जी लेवल px और py की अपेक्षा क्या होता है बच्चे, फ़र्क होता है, अंतर होता है, ठीक है। उसमें pz का एनर्जी लेवल नीचे होता है देन px एंड py। तो इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर बनाते समय आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ से सिग्मा बनेगा वो उसका एनर्जी लेवल नीचे आएगा, ठीक है। और जो आपका पाई बनेगा वो एनर्जी लेवल आपका कंपैरेटिवली ऊपर होगा। यहाँ पे आप 2 बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, पहले पाई वाले का देन सिग्मा वाले का, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका नीचे वाला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल AMO, ठीक है। नाम देख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा बच्चे सिग्मा 2pz, ठीक है। सिग्मा 2p भी लिख सकते हैं, px py z pz तीनों क्या होते हैं, 3D में अरेंज होते हैं ट्रायगोनली, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे पाई 2p, ठीक। ये एंटी बॉन्डिंग पाई 2p और ये सिग्मा 2p ऊपर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपका ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और इधर आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके बीच में कैसे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये मैंने एक रफ डायग्राम आपको बना दिया, ठीक। अब जब आप कोई भी कंपाउंड लेंगे और उसका एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। बस नीचे आप एटॉमिक ऑर्बिटल के बगल में उस तत्व का भी नाम लिखेंगे जिस तत्व के साथ उसकी बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 का बनना, ठीक, बहुत आसान है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लिया, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लिया, ठीक है। इन दोनों के मिक्सिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1s1, यहाँ भी 1s1, ठीक है। नाम लिख दीजिए 1s1 1s1, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s2, क्योंकि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। एनर्जी का अगर आप लेवल दिखाना चाहें तो आप ऐसे एनर्जी का लेवल दिखा सकते हैं, ठीक। यानी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इस तरह से है। इधर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए और ये आपका बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का बना सकते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक N2, ये थोड़ा बड़ा होगा। आप जानते हैं कि N2 के लिए ये थोड़ा स्पेस कम होगा बच्चे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ 2s का यहाँ बना के फिर ऐसे बना दूँगी, ठीक है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं। 1s जैसे होगा वैसे रहेगा, 2s जैसे है वैसे ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। हम मेनली बात करेंगे किसकी, हम जानते हैं किसकी, वैलेंसी शेल की। तो वैलेंसी शेल हमारा कौन सा होता है बच्चा, अगर हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंसी शेल 1s2 2s2 2p3, सेकेंड इज योर वैलेंसी शेल। तो बस हम सेकेंड वाले के ऑर्बिटल को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 2s2 बनाएंगे और 2p3 बनाएंगे। एक नाइट्रोजन का बना लीजिए पहले, 2s2 मैं इधर बना देती हूँ और 2p3 इधर बना दूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा ना, फिगर क्लियर रहेगा। या मैं रुकिए इधर बनाती हूँ, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आनी चाहिए। यहाँ बनाती हूँ इधर 2s2, इसका भी 2s2, ठीक। 2p3, ओके। यहाँ भी 2p3, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, ये पहला नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 2p3, यहाँ भी 2p3। आइए इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 2s2 2p3, ठीक। अब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा। सिमिलरली ऐसे बनेगा। पहले s है 2s, तो उसका सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन निचली ऊर्जा स्तर पे, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन ऊपरी ऊर्जा स्तर पे। तो इस तरीके से 2s2 का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ, ठीक। अब 2p3 को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ से डिफरेंट एनर्जी लेवल का बनेगा ना। एक आपका जो सिग्मा होगा वो नीचे रहेगा, निचली ऊर्जा स्तर का, और जो आपका पाई ऑर्बिटल बनेगा वो उससे कंपैरेटिवली ऊपरी स्तर में, एनर्जी स्तर में पाया जाता है। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग में भी आपका पहले पाई वाला आएगा, देन आपका सिग्मा वाला आएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आपका उसी तरीके से होगा जैसा आपने उधर सीखा था। अब देखिए यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इधर है 3 इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भराएगा, कहाँ पर, सिग्मा 2p में, ठीक है। फिर अगला 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ भराएगा, पहला py 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 py, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2py। ये क्या है, 2y क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग पहले लिखा जाए। 2p पाई 2p, ठीक है। ये भी आपका क्या है, पाई 2p। जगह कम है बेटा तो थोड़ा सा हैज़ी लग रहा है। ये आपका एंटी बॉन्डिंग 2p और ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, ठीक। अब चूंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन था और वो सभी कहाँ भर गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर गए, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट रह गया। इसी तरीके से इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका दोनों ही भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे N2 के लिए तो क्या लिखेंगे,
N2 इज इक्वल्स टू पहले सिग्मा 2s2, फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, फिर सिग्मा 2p2, फिर पाई 2p4, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p0, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p0। ठीक है, तो जिस क्रम में आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसी क्रम में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। सबसे पहले आपने कहाँ भरा इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा 2s में भरा, इसलिए सिग्मा 2s2। फिर आपने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भरा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर इसके पहले आप के ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि के आपका कंप्लीट है, और चूँकि 2 आपके एटम है इसलिए के लिखाएगा। ठीक है, यानी 1s दोनों तरफ का आपने इसमें नहीं दिखाया है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? सिग्मा 2p में। सिग्मा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, तो पाई 2p4। फिर आप देखिए एंटी बॉन्डिंग पाई 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p में 0। फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p 0। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, जस्ट लाइक जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक उसी तरीके से आपको करना है। इसमें एक करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, कि जो के हम यहाँ नहीं दिखाए हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये तो आपका कौन सा शेल है? ये आपका एल शेल है। ये आपका कौन सा सेल है? एल शेल है। ये आपका कौन सा सेल है? एल सेल है। और के शेल आपका दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे के। ठीक है, और उसके बाद ये। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हमको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का करना होगा। अभी तक आप एटम का करते थे, आप बाउ के नियम से करते थे ना एटम का, सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालना है, और जिस क्रम में आप डालेंगे उसी क्रम में आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, समझ गए? तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट में हम लोग संकरण भाग लेंगे चैप्टर का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको भी जल्दी ही मैं आपको कवर करके भेजती हूँ। ओके, टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और नए नए मॉलिक्यूल्स का बनाइए। जहाँ आपको डाउट होता है यू कैन आस्क। ओके, बाय बाय, थैंक्स।